वेलकम टू सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे बेसिकली एमएनएस में सिलेबस का डिस्कशन करेंगे। सिलेबस के डिस्कशन के बेस पे हम लोग देखेंगे किस तरह से कुछ सैम्पल क्वेश्चन आते हैं और अकॉर्डिंगली फिर फर्दर हम लोग इसमें डिस्कशन करेंगे क्या क्या हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो जहाँ तक बेसिकली हम बात करते हैं, फिजिक्स का टेस्ट भी जो है और सब्जेक्ट्स की तरह कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। टोटल 90 मिनट्स में आपको 150 क्वेश्चंस करने पड़ते हैं, जो कि इसमें साइंस का सेक्शन बेसिकली जो होता है, साइंस के सेक्शन में 50 क्वेश्चंस हैं और 50 क्वेश्चंस में बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स के अलग अलग सेक्शन से क्वेश्चन आते हैं। ज्यादातर क्वेश्चन ये बेसिकली सारे क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप के होते हैं। तो एमसीक्यू टाइप में 4 ऑप्शंस होते हैं। करेक्ट ऑप्शंस को आपको कंप्यूटर के स्क्रीन पर ही मार्क आउट करना होता है। देखिए, सक्सेस मंत्र क्या है बेसिकली फिजिक्स में एमएनएस को टारगेट करने के लिए, टारगेट 100% अचीव करने के लिए जहां तक सक्सेस मंत्र की बात है, तो बेसिकली यहाँ पे 6 जो है सक्सेस मंत्र हैं। पहला क्या है, आपकी रेगुलर स्टडी होनी चाहिए। स्टडी जो है आपकी रेगुलर होनी चाहिए, डेली आपकी स्टडी होनी चाहिए। दूसरा है आपकी कंटिन्यूअल स्टडी, कंटिन्यूअस आपकी स्टडी होना चाहिए। मतलब ऐसा है कि आपने 4 दिन स्टडी की, उसके बाद 2 दिन रेस्ट ले लिया, इस तरह नहीं होना चाहिए। तो जो फ्लो आपका बनेगा, जो आपकी मेमोरी जिस हिसाब से रन करनी चालू होगी, उसी हिसाब से आपकी याददाश्त वगैरह बनी रहेगी। तो इसलिए कंटिन्यूअल स्टडी भी होनी चाहिए। यहाँ पर थोड़ी सी कंटिन्यूअल स्टडी में एक बात और कहना चाहता हूँ। कभी कभी क्या होता है कि हम सारे लोगों को ऐसा लगता है कि कुछ मतलब कहीं हिम्मत ऐसा लगता है टूट रही है बेसिकली। तो जो ज्यादातर केसेस में क्या होता है, सक्सेस और फेलियर के बीच में सिर्फ 5 से 5% का ही डिफरेंस होता है। तो 95% तक हम सारे लोग मेहनत कर लेते हैं, बट 95 के बाद में उसको 100% पहुंचाने में जो लोग 100% तक पहुंचते हैं उनको सक्सेस मिलती है। तो हमें ये भी ध्यान रखना कि बेसिकली हमारी जो है कंटिन्यूअल स्टडी कंटिन्यूअस हो और हमें लगातार हिम्मत बनाए रखनी है। तीसरा क्या है, कॉन्सेप्ट की क्लियरेंस। अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं। तो क्वेश्चंस बेसिकली ज्यादातर इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। अगर आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर है तो उस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे, और अगर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो कोशिश ये करिए कि जितनी आपकी ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियरेंस हो सके उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, बेटर रहेगा। चौथा है आपके जो फार्मूलाज हैं, फार्मूलाज को बेसिकली आपको याद करने पड़ेंगे। रीजन बीइंग ये है कि अगर आपको फार्मूला नहीं याद करेंगे तो क्वेश्चन की पूरी एनालिसिस के बेस पे अगर क्वेश्चन करेंगे तो आपको टाइम ज्यादा लगेगा। और जहां तक बात करें 90 मिनट्स में आपके 150 क्वेश्चंस हैं, तो मतलब आपका हुआ कि एक क्वेश्चन के लिए आपके पास हार्डली जो है आधे मिनट का टाइम है। तो उस हिसाब से इस शॉर्ट ड्यूरेशन को कवर अप करने के लिए आपको फार्मूले याद होने चाहिए, आपको ट्रिक्स पता होनी चाहिए, आपकी कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। उसके अलावा 2 पॉइंट्स और हैं जो कि जब पेपर जितने टाइम पे आप दे रहे हो उतने टाइम में क्या चीजें ध्यान रखने की हैं। क्वेश्चन को केयरफुली पढ़िए। अगर आप क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ेंगे तो आप सारे क्वेश्चंस के, सारी चीजों के सारे पॉइंट्स पे पहुंचेंगे। बेसिकली जो आपका एग्जामिनर क्या पूछ रहा है उसको आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। और अगर क्वेश्चन को एट ए ग्लांस जैसे आपने एक सरसरी निगाह से पढ़ा तो उसमें क्या होगा कि क्वेश्चन में पूछा कुछ और गया है, और आपकी जो बाइसिंग हुई, जो पहले से आपको मालूम है कहीं क्वेश्चन आपने पढ़ रखा है, तो अगर आपने उसका 50% 60% पार्ट पढ़ लिया, बैलेंस का पार्ट नहीं पढ़ा, और वो अपनी मेमोरी के हिसाब से, अपने हिसाब से उसको आपने रिप्रेजेंट किया, तो हो सकता है ओरिजिनल क्वेश्चन जो आप जो समझ रहे हो उन दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस हो और आपका आंसर गलत हो जाए। लास्ट में एक और पॉइंट है, बेसिकली जो क्वेश्चन को प्रॉपर आपकी स्टडी करने के बाद में फिर लॉजिकल, जो सबसे ज्यादा लॉजिकल आंसर है उस पर टिक करिए। समटाइम्स क्वेश्चंस में क्या होता है कि करीब करीब सारे आंसर करीब मतलब सही होते हैं, बट जो सबसे ज्यादा जो लॉजिकल आंसर है वही आंसर आपको सेलेक्ट करना है।
और उसी को हमको डिस्कस करना है बेसिकली। तो जहाँ हम लोग आगे की जो स्टडी करेंगे, बीच बीच में कुछ क्वेश्चंस में सैंपल क्वेश्चन इस तरह को उठाएंगे, इसमें एक से ज्यादा आंसर आपके सही हो सकते हैं, उसमें लॉजिकल आंसर कैसे, करेक्ट लॉजिकल आंसर कर लेना है, उसका कैसे सिलेक्शन करना है, वो हम देन एंड देयर उतने टाइम पे इस पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। जहां तक हम लोग सिलेबस की बात करते हैं बेसिकली, तो एमएनएस का फिजिक्स का सिलेबस ये मार्कआउट किया हुआ है। देखिए 12th में जो पहला चैप्टर है यूनिट और डायमेंशंस का, तो यूनिट और डायमेंशंस के लिए बेसिकली इसमें कोई सेपरेट चैप्टर जो है आपका सिलेबस में मार्कआउट नहीं है, क्योंकि सारी केसेस में सारी एवरीवेयर जो यूनिट और डायमेंशंस आपकी कॉमन होती हैं, वो हर चीज के साथ में अटैच होती हैं। तो इसलिए इसमें जो फर्स्ट एक सेक्शन है उसके अंदर लॉज ऑफ मोशन है, वर्क एनर्जी और पावर है बेसिकली। ये हम कह सकते हैं कि ऊपर वाला जो पार्ट है ये काइनेमेटिक्स का पार्ट है। दूसरा क्या है, सेकेंड चैप्टर क्या है आपका, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में बेसिकली जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर हैं। तो मैटर्स के बेसिकली यहाँ पे लिक्विड, गैस और सॉलिड, तीन मैटर के केसेस हैं। तो सॉलिड के केसेस में लिए जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में बेसिकली इलास्टिसिटी आती है, आपका यंग मॉडुलस आता है, पॉइजन रेशियो आता है, आपका बल्क मॉडुलस आता है। और आपकी जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड और फ्लूइड के अंदर में बेसिकली आपकी विस्कोसिटी आती है, कैपिलरी एक्शन आता है, उसके बाद आपकी बर्नौली थ्योरम आती है, और हाइड्रोलिक्स ऑपरेशन वगैरह उसके अंदर आते हैं आपकी बेसिकली जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के फ्लूइड वाले पार्ट में। उसके बाद में आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक आता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर बेसिकली कूलम्स लॉ हो गया, आपके पोटेंशियल हो गया, उसके बाद आपके उसके अंदर बेसिकली कूलम्बियन फोर्स हो गए, और उसके बाद आपका उसमें चार्ज और वोल्टेज हो गया, उसके बाद उसमें वर्क डन वगैरह हो गया। करंट इलेक्ट्रिसिटी में बेसिकली करंट से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन आते हैं, करंट से रिलेटेड चीजें हम इस पे स्टडी करेंगे, स्पेशली द डीसी करंट। तो डीसी करंट के अंदर बेसिकली इसमें किरचॉफ्स लॉ वगैरह आ जाएंगे, कैसे किसी करंट को या किसी वोल्टेज को किस तरह से फाइंड आउट करते किसी सर्किट्स में। तो ये आपका बेसिकली करंट इलेक्ट्रिसिटी में आ जाएगा। वर्क डन आ जाएगा, इलेक्ट्रिकल वर्क डन क्या होगा, इलेक्ट्रिकल यूनिट्स क्या होगी, ये सारा करंट इलेक्ट्रिसिटी में आएगा। उसके बाद हम बात करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। बेसिकली मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट में करंट को जब किसी आपकी कॉइल के थ्रू फ्लो होती है तो उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, और उसकी जो मैग्नेटिक इफेक्ट की जो स्टडी है वो बेसिकली आपके इस सेक्शन में आती है, आपके 5वें सेक्शन में। छठे सेक्शन में बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन किस तरह से आपका अगर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो है किसी दूसरे पार्ट्स में कैसे क्रिएट होता है, किस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट से पहुंचता है, ये सारा जो डिस्कशन है बेसिकली जो आपके इसमें कहिए कि जो फेराडेज के लॉ हैं, उसमें बाद में जो उसमें बायो-सावर्ट का लॉ है, और उसके बाद में जो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड के जो गॉस लॉ वगैरह हैं, गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, गॉस लॉ ऑफ करंट है, ये सारे जो है बेसिकली 4 फंडामेंटल लॉ होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स के, तो ये इसमें डिस्कस होंगे। देन अल्टरनेटिंग करंट्स भी इसी में डिस्कस होगी। एसी करंट भी इसमें डिस्कस किया जाएगा, आपकी बीआरएमएस वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू कितना है, एवरेज वैल्यू कितना है। उसके बाद इसमें एलसीआर सर्किट हैं, सीआर सर्किट हैं, और एलआर सर्किट वगैरह डिस्कस किए जाएंगे। उसके बाद में ऑप्टिक्स वाला पोर्शन आता है। तो ऑप्टिक्स वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स फॉर दिस एमएनएस। तो ऑप्टिक्स के अंदर बेसिकली आपके रे ऑप्टिक्स होगी, डिस्कस होगी, उसके बाद वेव ऑप्टिक्स आपकी डिस्कस होगी। देन आपका 8वां जो चैप्टर कहलाता है वो ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन, एटॉमिक फिजिक्स आती है। तो बेसिकली इसमें रेडिएशन की जो ड्यूअल नेचर है, पार्टिकल नेचर है और दूसरी वेव नेचर है, दोनों पे डिस्कशन होगा। और दोनों पे डिस्कशन होने के बाद में फाइनली जो इसके एक साथ में एक पार्ट और इस आर्टिकल के साथ में ऐड है, एटॉमिक फिजिक्स।
तो एटॉमिक फिजिक्स में बेसिकली एटॉमिक थ्योरी है, बोर मॉडल है, और उसके अलावा आपका बैलेंसीज है, और उसके अलावा हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम है, बेसिकली अलग अलग सीरीज हैं, लाइनमर बाल्मर ब्रैकेट पार्शियन फंड वगैरह। तो इन सारे को बेसिकली आपका एटॉमिक फिजिक्स में डिस्कस होगा। जहां तक नेक्स्ट चैप्टर आता है आपका न्यूक्लियर फिजिक्स का, तो न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर बेसिकली जो न्यूक्लियर फोर्सेस न्यूक्लियस के बीच में लगते हैं उनका डिस्कशन होगा। उसके बाद में आपका बाइंडिंग एनर्जी का डिस्कशन होगा। बाइंडिंग एनर्जी के बेसिस पे आपका न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन दोनों का एक्सप्लेनेशन उसके बेसिस पे आएगा। हम इसको कवर अप करेंगे इसमें चैप्टर में। उसके बाद में आपका जो बेसिकली जो लास्ट चैप्टर के ही जो कोर सब्जेक्ट्स का वो आता है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, उसके एप्लीकेशन। तो बेसिकली इसके अंदर जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस की बात करें तो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में आपके पीएन जंक्शन डायोड होते हैं और ट्रांजिस्टर होते हैं, इसको डिस्कस करेंगे। और इनके एप्लीकेशंस की बात करें तो बेसिकली इनके पीएन डायोड के एप्लीकेशन अगर ले लें आप तो एक वोल्टेज रेगुलेटर होता है और दूसरा एक आपका रेक्टिफायर होता है। दो केस डिस्कस होंगे। और ट्रांजिस्टर के केसेस में एम्पलीफायर, ऑक्सीलेटर और लॉजिकल गेट्स वगैरह का डिस्कशन आएगा। उसके बाद में लास्ट में हम लोगों ने मिसलेनियस रखा, कहीं पर कोई चीज ऐसी चीज है जो ऐड करके जो बताना चाहते हैं। स्पेशली कुछ इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट का डिस्कशन, जैसे आपका रेडियोस्कोप हो गया, माइक्रोस्कोप हो गया, या जैसे आपका वेइंग मशीन हो गई, जैसे आपका पेरिस्कोप हो गया, जिनके यूजेज जो हैं बेसिकली आपके डिफेंस में ज़्यादातर यूज होते हैं, उनका डिस्कशन भी इसी में इंक्लूड हो जाता है। उसके बाद में हम प्रीवियस ईयर के किस तरह से क्वेश्चन आते हैं उसके ऊपर डिस्कशन रहेगा। लास्ट में आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। तो ये बेसिकली ओवरऑल जो फिजिक्स का सिलेबस का डिस्कशन इस तरह से रहेगा, इस पैटर्न पे रहेगा। रफली इसको जो है हम कोशिश ये करेंगे 15 क्लासेस में इसको कवर अप करने की, तो हमारा कोर्स थोड़ा सा फास्ट रहेगा, ये चीज का ध्यान रखिएगा। जहां तक हम क्वेश्चंस की बात करते हैं तो बेसिकली इसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस जो हैं आज सैंपल बेसिस में आपको बता रहा हूं। पहला क्वेश्चन क्या है कि बेसिकली यूनिट ऑफ द मास ऑफ द नॉइज, यूनिट ऑफ द मेजरमेंट ऑफ द नॉइज इज हाउ मच। तो डेसिबल है, हर्ट्ज है, एम्पलीफायर है, एक्स्टिक्स। जहां तक ये ऑप्शंस, चारों ऑप्शंस देखते हैं तो इन चारों ऑप्शंस में बेसिकली काफी ज्यादा डिफरेंट टाइप के ऑप्शंस हैं, कोई क्लोज प्रॉक्सिमिटी नहीं है। तो इस वजह से आप इसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर बेसिकली डेसिबल होगा। दूसरा है व्हाट इज द यूनिट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी जर्क। जर्क की बेसिकली यूनिट क्या है, भौतिक मात्रा। जर्क की इकाई क्या है, जर्क की यूनिट क्या है, बेसिकली मीटर पर सेकेंड है, या मीटर पर सेकेंड क्यूब है, या मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, या मीटर पर सेकेंड है। तो जर्क बेसिकली क्या होता है, जर्क होता है फोर्स डिवाइड बाय टाइम, नहीं सॉरी एक्सेलरेशन डिवाइड बाय टाइम। तो उस केसेस में बेसिकली यहाँ पे मीटर पर सेकेंड क्यूब आ जाएगा। एक क्वेश्चन हम लोग और ले रहे हैं, ड्यूरिंग द मोशन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल मोशन, ए प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड फ्रॉम द अर्थ सरफेस। तो इस केसेस में इसका क्या चीज आपकी कांस्टेंट रहती है, काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट एक ऑप्शन है, दूसरा है आपका इसका मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट, तीसरा है वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, चौथा उसका ऑप्शन दिया गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। तो जब हम आप प्रोजेक्टाइल स्टडी करेंगे तो प्रोजेक्टाइल स्टडी में बेसिकली है क्या कि आपका जो वर्टिकल मोशन में तो एक्सेलरेशन, ग्रेविटी जो है बेसिकली ग्रेविटी एक्सेलरेशन होता है, उसकी वजह से वर्टिकल मोशन आपका कांस्टेंट नहीं रहता। बट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसमें कोई भी एक्सेलरेशन रिटार्डेशन नहीं होता, इसलिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। उसके बाद एक और है, द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड। किसी प्रोजेक्टाइल के पाथ को क्या कहते हैं, बेसिकली एल्टीट्यूड है, या रेंज है, ट्रेजेक्टरी है, या फ्लाइट है। तो पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल को बेसिकली ट्रेजेक्टरी कहते हैं। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरह से आपके क्वेश्चंस आते हैं, इन क्वेश्चन के बेसिस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे, फर्दर की क्लासेस को इसके बेसिस पे कंटिन्यू कराएंगे, एक्सरसाइज करेंगे, और फाइनली
सब करते हुए हम इसको MNS में आप लोगों को सक्सेस दिला के रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। आज ही ज्वाइन करें भारत के अग्रणी डिफेंस कोचिंग संस्थान सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी को और हिस्सा बने भारत के सबसे बड़े MNS बैच का। अगर आपने सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपके पास में सबसे पहले पहुंचे।